जेआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम आप लोग अकाउंटिंग की क्लास ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कल क्या पढ़े थे, अकाउंटिंग टर्म के बारे में पढ़े थे कि क्या क्या टर्म आते हैं, क्या क्या वर्ड यूज किए जाते हैं बेसिकली। तो अभी अभी बाकी था ना उसमें। कहाँ तक हुआ था? परचेज, ड्राइव। तो एक बार था, मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है। कोई बताएगा ड्राइव क्या होता है? जिनको पता है हाथ उठाए, रेज योर हैंड। कौन है बीच में हाथ उठाए? आकाश। आकाश है। अच्छा ठीक है। असल में बहुत कवरअप पे है ना। बताइए तो ड्राइंग क्या होता है? कोई भी नहीं, पिक्चर नहीं, हिंदी फिर ठीक, सब समझा देंगे, ड्राइंग नहीं समझाएंगे, हिंदी में समझा दीजिए। तो कोई भी तस्वीर, हाँ, और हम वहाँ मतलब बनाते हैं किसी मतलब बहुत अलग है, चलिए बैठिए। बहुत अलग है। ठीक है, और कोई सर बताइए। और बिजनेस में कोई पैसा है मतलब स्वयं खर्च करते हैं तो उसको ड्राइंग में आता है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा उनका प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है, मैं देख लूँ। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप लोग खड़े होकर मत बताया करिए, बैठे रहिए, ठंड में मैं समझ सकता हूँ आपके हालात। एक बार बस बैठे रहिए। कितना हो गया साइलेंट रहिए, साइलेंट रहिए। ठीक है, तो ड्राइंग का मतलब होता है, मैं ही बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ड्राइंग का हिंदी क्या बताया था मैंने? हिंदी बताइए। आहरण। हरण का मतलब जानते ही है, इसका गबन कर लिया जाए। मतलब कोई पैसा था जो कहाँ का था? बिजनेस का। और आपने क्या कर लिया? पर्सनली यूज कर लिया, पर्सनली यूज कर लिया। ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? आहरण। ड्राइंग का मतलब फोटो पिक्चर से नहीं है, कल ही बता दिया था ना। ठीक है, तो दिक्कत, ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जो बिजनेस का था और आपने पर्सनली यूज कर लिया, ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए। कोई जुड़ा हुआ है क्या इससे? स्क्रीन देख रही है ना प्रॉपरली? ठीक है, चलिए। तो आई थिंक कहाँ तक हो गया था? ड्राइंग। उसके नीचे देखिए क्या है, परचेज भी हो गया था आई थिंक, है ना?
परचेज तो हो गया था, सेल्स बताना था। सेल्स का मतलब जानते ही हैं, जिस चीज को आप बेचे वो सेल्स है, ठीक है। कह रहा है परचेज रिटर्न, क्या होगा, मतलब इसको बोलते हैं क्रय वापसी। क्या बोलते हैं, जो चीज आपने खरीदा उसको आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया, अब रिटर्न करने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पैसा ना होना, सामान खराब होना, उसकी क्वालिटी में गड़बड़ी हो, मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं, कोई चीज डैमेज हो, तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं क्रय वापसी के। समझ में आ गई बात। तो कह रहा कि क्रय वापसी क्या है, सुनिएगा, गुड्स को पुनः क्या है, यदि किसी ये ना कहा गया, ये हाँ ये रहा पर्टिकुलर, यदि किसी कारणवश हम परचेज किया गुड्स, गया गुड्स वापस कर दे। मैंने कहा ना कारण कोई भी हो सकता है, प्रोडक्ट क्या हो, डैमेज हो, उसकी क्वालिटी गड़बड़ हो, या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अमाउंट जो उसका है। मान लिया कोई बोला 10,000 का है, आज आपने लेके चले गए घर, अभी पेमेंट नहीं किया, और घर पे गए तो घर वालों ने कहा नहीं यार कहाँ है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, नहीं हो पाएगा, इसको वापस कर दीजिए, होता है ना। तो ऐसी कंडीशन में भी तो बहुत सारी रीजन है, क्या, परचेज रिटर्न के, क्रय वापसी के। तो वही कहा है कि यदि किसी कारण, समझ में आ रही, ठीक है, आप लोग मत करिए भाई, ठीक है, आप तो करेंगे तो ऐसे स्क्रीन रुक जाएगी, कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात ना क्या कह रहा हो। तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न आ गया क्या समझ में, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न से कोई डाउट है किसी को, अरे हाँ ना कुछ बोलेंगे, ठीक। अगला है स्टॉक, क्या है, स्टॉक हिंदी में बोलते हैं रहतिया, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में रहतिया। रहतिया का मतलब ये होता है जो रह गया हमारे चीजों में। जैसे मान लो हम ट्रैक्टर का ही बिजनेस करते हैं, ट्रैक्टर बेचते हैं, दुकान है हमारी, अब 5 ट्रैक्टर खरीद के लाए, और आपको बताइए कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके, 1 अप्रैल से लेके इस टाइम ड्यूरेशन में, मान लीजिए 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके 21 मार्च तक होता है। बंद करिए, किसी कोई माइक ऑन किया हुआ है, अभी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। 21 मार्च तक कोई दिक्कत है क्या। तो अगर मान लीजिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारा बिजनेस क्या बेचते हैं हम, ट्रैक्टर, क्या बेच रहे हैं हम, 5 पीस ट्रैक्टर खरीद के लाए, 5 पीस समझ रहे हैं ना, हाँ, और अपना बिजनेस शुरू कर लिया, अपना बिजनेस स्टार्ट किए, 5 ट्रैक्टर अपनी दुकान पर रखते हैं, ठीक है। और इन बीच में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में हम 3 ही ट्रैक्टर बेच पाए, कितने बेच पाए, 3, कितने बच गए, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, और जो मान लो हम हमारे पास कोई सामान खरीदने आया, कोई पूछा ट्रैक्टर मिल जाएगा, तो हमने कहा हाँ हाँ है हमारे स्टॉक में है, कितना, 5, 5 पड़ा हुआ है स्टॉक में हमारे, खरीद लीजिए कोई दिक्कत नहीं। या आपने देखा वो दुकान पे, तो अक्सर लोग कहते हैं स्टॉक में नहीं है, स्टॉक में नहीं है मतलब हमारी दुकान पे वो चीजें अवेलेबल नहीं है, कल मंगा लेंगे, जो भी डेट देते हैं, तो स्टॉक का मतलब ये होता है। और जो आखिरी में बच जाता है फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं, बात क्लियर हो गई। यानी कि मान लो 1 साल का ये टाइम ड्यूरेशन जो था, उसमें 5 ट्रैक्टर हम खरीद के लाए थे, 3 ही बेच पाए, 2 रह गया, 2 रह गया तो क्या इसको फेंक देंगे, हाँ, आगे इसके बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, तो यही क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और अगले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि मान लो ये क्या चल रहा है, 23-24 है ना, 22-23 चल रहा है ना, 22-23 चल रहा है, ठीक है, यही 23 और 24 में जो क्लोजिंग स्टॉक बना है 2 ट्रैक्टर, वही क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो चीजें हमारे हैं स्टॉक में, समझ रहे हैं रातिया में, जो चीज हम बेचने के लिए रखते हैं 10 पीस 5 पीस, वो क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। अगर फाइनेंशियल टर्म के भीतर 5 पीस था, हमने 3 ही बेच पाए, 2 नहीं बेच पाए, तो क्या हो गया, वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, कि लास्ट में आपने उसको सेल नहीं कर पाए, तो आपका क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया सब, जब 21 मार्च बीता तब। और वही 1 तारीख को अगले साल, मतलब अगला फाइनेंशियल ईयर जब भी स्टार्ट होगा 1 तारीख को, तो वही ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाता है, ओपनिंग हो जाता है। मतलब उसके साथ बिजनेस आगे करते हैं ना, तो बता देते हैं, फिर 5 खरीद लाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, वो भी 2 रहेगा और भी खरीद के मंगा लेंगे। समझ में आ गई बात ना, ठीक है, नहीं आएगा दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, झूठ मूठ में सर मत हिलाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी समझ में आएगा कुछ भी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है स्टॉक ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस गोडाउन वेयर हाउस में सेल के लिए रखा गया है। वही बात जो मैं कहूँ कि हमारे वहां रखा है, 5 लीटर रखा हुआ है, वो क्या है, स्टॉक, क्या
स्टॉक, ठीक है, स्टॉक कहलाता है। ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स स्टॉक कहलाता है, वो भी क्या कहलाता है, स्टॉक। ठीक है, डेप्टर क्या होता है, डेप्टर सुनिएगा, वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सर्विस परचेज करता है, तो क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन में क्रेडिट शब्द आने, क्वेश्चन में क्रेडिट शब्द आने का मतलब होता है उधार, क्या होता है, उधार। पता है ये बात, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, याद रखिएगा। क्वेश्चन में क्रेडिट शब्द आने का मतलब उधार। तो वह पर्सन अगर हमारे बिजनेस में कोई क्या करता है, क्रेडिट बेसिस पे चीजों को परचेज करता है या जो भी करता है, तो वो क्या कहलाता है, डेप्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, डेप्टर कहलाता है। और वह पर्सन या बिजनेस के जिससे हम गुड सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पे परचेज करते हैं, वो हमारा क्रेडिटर होता है। हम खरीद रहे हैं, हम डेप्टर है। जो हमें दे रहा है, सामान बेच रहा है, वो क्या है, क्रेडिटर है। समझिएगा। दो कंडीशन होती है, एक परचेज की होती है और एक क्या होती है, सेल्स की होती है। अच्छा, चाहे परचेज करें या सेल्स करें, दोनों में दो व्यक्ति आएंगे कि नहीं आएंगे, बताइए। आएंगे। परचेज करेंगे तो एक तो आप हो गए, आप, और एक दुकानदार हो गया। तो आप खरीद रहे हैं, तो दे कौन रहा है आपको, तो ये क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। समझ में आ गया। और आप क्या हो गए, डेब्टर हो गए। समझ में आ गई बात। वही अब बेच रहे हैं आप, अब आप बेच रहे हैं, तो कोई खरीदने वाला होगा, ये तो आप होंगे, ये तो आप होंगे, और ये क्या होगा, खरीदने वाला होगा। तो आप, कौन खरीद रहा है, नहीं नहीं यार, कौन खरीद रहा है, सामने वाला। सामने वाला क्या हो जाएगा, डेब्टर हो जाएगा। और आप क्या हो गए, आप दे रहे हैं ना उसको सामान, तो आप क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। बात क्लियर है कि नहीं है। चाहे परचेज करें या सेल्स करें, दोनों में ही दो कंडीशन बनते हैं, दोनों में ही दो व्यक्ति होते हैं, आमने सामने वाला। ठीक है। तो जब आप सामान खरीदते हैं, तो आपको कौन दे रहा है, देने वाला क्रेडिटर होता है। दे कौन रहा है, दुकानदार, तो क्रेडिटर हो गया। सामने वाली पार्टी, तो वो क्या हुआ, क्रेडिटर हो गई, और आप डेब्टर हो गए। और जब आप बेचते हैं, तो आप क्रेडिटर होते हैं और सामने वाला डेब्टर होता है। सुनिए ध्यान से, जब आप खरीदते हैं तो आप डेब्टर होते हैं, सामने वाला, और जब आप बेचते हैं तो आप क्रेडिटर होते हैं और सामने वाला डेब्टर होता है। थोड़ा सही से बोलना चाहिए आप लोग। फिर से रिपीट कर रहे हैं, बोलिएगा। जब आप कोई चीज परचेज करते हैं, तो आप क्या होते हैं, और सामने वाला क्या होता है, ठीक है। और जब आप कोई चीज सेल करते हैं, तो आप क्या होते हैं, और सामने वाला क्या होता है। बात क्लियर हो गई ना। ठीक, बस यही समझाना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्रेडिटर हो गया। अब रिसीवेबल की बात है, यानी प्राप्त जो चीजें होती हैं, सुनिएगा। जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना हो, उसे अमाउंट रिसीवेबल करते हैं। अगर मान लो कोई पैसा है जो हमें भविष्य में क्या होगा, पाना है किसी, उसे क्या बोलते हैं, अमाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। रिसीवेबल मतलब प्राप्त होने वाला है, ठीक है। अब पेबल का मतलब देना है। तो वही कह रहा है, जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना है, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस पर बकाया है, तो हम पेबल करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर हमने लोन लिया है, तो एक तो लाइबिलिटी हो गई, लेकिन एक सोचने वाली चीज सोचिए कि हमको वो चीजें देनी है। जैसे कि मैंने पूछा था आप लोग क्लास में कि प्रीपेड और पोस्टपेड में क्या अंतर है, कोई बताए। प्रीपेड पर मतलब हम जो अरे भाई, अरे बैठ बैठ बैठ। पैसा दे करते हैं, और पोस्टपेड में हम यूज कर उसका पैसा भी। क्या अंतर है दोनों। दोनों में तो अंतर है। इसमें एक लाइबिलिटी की बात आती है, किसकी लाइबिलिटी होती है, इस चीज की। लाइबिलिटी तो सब पोस्टपेड का होता और कोई। है। सर, इस तरह से क्रेडिट कार्ड के तौर पे समझ लीजिए, यूज करें बाद में पे क्रेडिट कार्ड छोड़िए, नहीं होता। जो मैंने पूछा पोस्टपेड और प्रीपेड में मतलब हम सब करने के लिए तो उसी को नहीं समझा सकते हैं, कोई समझा नहीं, समझाइए। तो समझा दिया। अच्छा, सुनिए। प्रीपेड कहता है कि पहले क्या करिए, भुगतान करिए, फिर लाभ उठाइए। क्या कहता है, पहले भुगतान करिए, तब लाभ उठाइए। और पोस्टपेड कहता है कि पहले लाभ उठाइए और तब भुगतान करिए। समझ में आ गई बात। तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, हम एक महीने यूज करते हैं और एक महीने के बाद क्या करते हैं, उसका बिल आता है, उतना अमाउंट हम क्या करते हैं, पे करते हैं। तो जो बाद में देने वाली बात होती है, वो होता है हमारा क्या, लाइबिलिटी। क्या होता है, लाइबिलिटी। क्या कहलाता है उसे, लाइबिलिटी। यानी अगर कोई पूछेगा प्रीपेड क्या है और पोस्टपेड क्या है, तो बोलेंगे पोस्टपेड लाइबिलिटी है और प्रीपेड एसेट्स के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, दिमाग में रहेगा नहीं बात। ठीक है। पेबल का मतलब देना है, देना है तो
लाइबिलिटी के अंदर कर जाएगा। रिसीवेबल मतलब प्राप्त करना है, एसेट्स के भीतर जाएगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब अगला है जर्नल। क्या कुछ मैं बताने जा रहा था प्रीपेड पोस्ट में, हाँ। अब प्रीपेड पोस्टपेड यूज कौन करता है? प्रीपेड वो लोग यूज करते हैं जिनको पता है कि हम अनलिमिटेड कॉलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं फोन, 24 घंटा से भी ज्यादा, तो उनके लिए प्रीपेड सही है। पोस्टपेड उनके लिए है जो बहुत लिमिटेड बात करते हैं, जैसे कि थोड़ा बात हुआ, हाँ ठीक है करके काट दिया, बहुत कम। तो उससे फायदा भी होता है। क्या फायदा होता है कि आपका उतना ही बिल आएगा जितने आपने यूज किया है। जैसे हम लोग में फिक्स है ना, 1.5 GB मिलने वाला है, आप यूज करें ना करें वो तो जाने वाला है। और आफ्टर ऑल 84 दिन के बाद वो वैलिडिटी खत्म, या आप लोग 28 दिन वाला करते हो तो 28 दिन वाला वैलिडिटी खत्म। वहां आप एक्सक्यूज नहीं करते, नहीं 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 हम 2 दिन नहीं यूज किए थे तो दीजिए एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा बहुत एयरटेल में नहीं है। क्या जब डाटा डाटा को नहीं बात कर रहा हूँ, गजब, वैलिडिटी भी, वैलिडिटी की बात कर रहा नहीं हूँ, बढ़ता। तो वैलिडिटी की बात कर रहा हूँ ना। मैंने डाटा तो कहा नहीं, मैंने वैलिडिटी कहा ना, 84 दिन 28 दिन क्या है डाटा। वैलिडिटी है। फिर पहले सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वैलिडिटी आप नहीं एक्सटेंड करा सकते, क्यों? आप यूज करें ना करें डजेंट मैटर। लेकिन पोस्टपेड में क्या है, पोस्टपेड ऐसा नहीं है कि पोस्टपेड वो लोग भी यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा इंटरनेट चलाते हैं, वो लोग भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो हमारी लिमिट बहुत होगी, 2 GB 2.5 GB यही ना, 4 GB। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है वो पोस्टपेड ही यूज करते हैं, जितना नेट यूज करेंगे उतना बिल आता है, उतना पेमेंट करते हैं। या कनेक्शन ले लेते हैं अलग अलग फाइबर से, जो भी है ना, जियो फाइबर है, एयरटेल है, बहुत सारी चीजें। तो अलग अलग लोगों का एक तरीका है। लेकिन बेसिकली पोस्टपेड वो लोग ज्यादातर यूज करते हैं जिनको कम बात करनी होती है, कम डाटा यूज करना होता है। उनको ही लगता है कि इससे हम यूज करेंगे तो हमारा बिल आएगा, हम उतना ही पैसा देंगे जितना हमने यूज किया। जैसे हम लोग में है जो प्रीपेड वाले हैं, वो रिचार्ज कर ले, आप बात करें ना करें, डाटा चलाए ना चलाए, आफ्टर ऑल 28 दिन के बाद क्या होगा, सब खत्म। आप वहां ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि हम एक भी थोड़ा भी यूज नहीं किए हैं, कम से कम और 10 दिन बढ़ा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे। अगला है हमारा पॉइंट जर्नल। जर्नल की स्पेलिंग जी नहीं है, यहाँ पे देख लीजिएगा, JO होता है, JOURNAL। जर्नल का मतलब होता है रोजनामचा। क्या होता है? रोजनामचा। क्या बोलते हैं इसको? रोजनामचा, यानी रोजाना इस पे क्या किया जाए, नामांकित किया जाए, चीजें उसमें लिखी जाए, जर्नल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोजनामचा बोला जाता है, जर्नल। सुनिएगा, जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। इस बुक ऑफ ओरिजिन एंट्री भी कहा जाता है, इसे बुक ऑफ ओरिजिन एंट्री भी कहा जाता है, ठीक है। एक सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? जब बिजनेस की किसी भी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जर्नल एंट्री बोला जाता है। बात क्लियर है? अगला है लेजर। क्या है? लेजर। लेजर सुनिएगा, इसको अब सुनिएगा ध्यान से। जर्नल स्पेलिंग गलत दी हुई है जर्नल की, आप लोग सही कर लीजिएगा, अभी नोट्स में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, बोल दिया हूँ। जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है, जब हम जर्नल एंट्रीज को अकाउंट में क्वालिफाई करते हैं, जर्नल बुक में से ट्रांजेक्शन को क्वालिफाइड करने का यह प्रोसेस लेजर पोस्टिंग कहलाता है। मतलब कि जब हम जर्नल बना लेते हैं तो अलग अलग ट्रांजेक्शन होते हैं, हमारे 10 ट्रांजेक्शन है, उसमें कई अकाउंट्स ऐसे हैं जो रिपीटेड होते हैं। जैसे कैश का कभी डेबिट हुआ, कभी क्रेडिट हुआ, कभी किसी और के साथ आया, कभी किसी और के साथ आया, ऐसा आएगा ट्रांजेक्शन में। तो ऐसे मोमेंट में लेजर का काम क्या होता है कि हर किसी अकाउंट का अलग अलग लेजर बनाया जाता है, और उसको लेजर पोस्टिंग कहा जाता है। मतलब उस वाले बॉक्स में सिर्फ अगर कैश की बात है तो कैश की बात होगी, कैपिटल की बात है तो सिर्फ कैपिटल की बात होगी, किसी पार्टी की बात है तो किसी पार्टी की ही बात होगी। ऐसे सेपरेट सेपरेट क्या बनाया जाता है? लेजर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लेजर। में बताऊंगा, सब बताऊंगा। कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन है, याद रखिएगा। कहता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अब इससे 3 इक्वेशन बनते हैं, 2 इक्वेशन और बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? इससे 2 इक्वेशन और बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन जाएंगे ना, कैसे? साइड चेंज करके, यानी कि अगर कहा जाए लायबिलिटी इक्वल टू
हाँ हाँ, एस प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अलग अलग है। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं है ना, तीन चीजें बनती है इससे, तो याद कर ही रहे हो। ठीक है, अब दिया है कुछ मनी मेजर कॉन्सेप्ट, थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक कॉमन यूनिट में से मेजरमेंट किया जाता है। आपको पता ही है हर चीज की एक मापन प्रक्रिया होती है। किसी चीज को डजन में नापते हैं, किसी चीज को केजी में नापते हैं, किसी चीज को लीटर में नापते हैं, किसी चीज को मीटर या किलोमीटर में नापते हैं। जैसे कंप्यूटर की यूनिट को बिट्स में नापते हैं, होता है ना, अलग अलग यूनिट है सबकी। वैसे ही हर चीज की एक यूनिट होती है। कह रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है जिसे मनी कहा जाता है। ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजरमेंट किया जा सके, उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा। ठीक है, और बुक्स ऑफ अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट उसी बोला जाता है। ठीक है, अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का गुड्स सेल्स करता है, केवल इस अमाउंट को ही बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, जबकि इम्प्लॉइड सेटिस्फेक्शन के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मतलब इम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन को क्या कहा नहीं किया जा सकता है, सिर्फ जो ट्रांजेक्शन आपने बेचे हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सेटिस्फेक्शन को मनी के रूप में मेजर नहीं करते। कोई सेटिस्फाई है नहीं है, जो भी है रीजन है, उसको आप मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप अकाउंट में किस चीज की बात आती है, पैसे की, जो चीजें मनी में एक्सप्रेस किया। जैसे आपको बोला जाए, जैसे आपने पढ़ा होगा नाम, तो उसमें बात आती है ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी को मेजर कर सकते हैं क्या, ईमानदारी को मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं, इसीलिए तो इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल में रखा जाता है। अनकाउंटेबल बोला जाता है इसको, काउंट नहीं किया जाता है यहाँ ईमानदारी के आप। ठीक है, चलिए अगला है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सुनिएगा। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है, जो कि अपने ऑनर से बिल्कुल अलग एंटिटी है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका मालिक एक अलग। हम हमेशा इन दोनों को अलग एंटिटी मानकर ही काउंटिंग करें। मतलब कि इन दोनों को सेम नहीं मान सकते, अलग अलग मान के ही काम करेंगे, बिजनेस अलग, उसका मालिक अलग। ऐसा समझ रहे हैं बात? अगला है गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मानकर ही काउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहे। कभी भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये नहीं सोच के स्टार्ट करते हैं कि इस साल स्टार्ट करा, अगले साल बंद कर देंगे, अगले साल कुछ और। ऐसा सोचते हैं क्या? बिजनेस स्टार्ट करने का पर्पज होता है कि उसको लॉन्ग टाइम तक ले जाना है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लंबे समय तक चलता रहेगा तथा बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं है। ये नहीं सोचते कि बंद करना। ठीक है, इसे कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, कि कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी लगातार चलता रहेगा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि यदि कोई कंपनी को किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने वाली लगने वाली लागत को सेम ईयर को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता। मतलब आप देखते होंगे कि इस साल अगर च्यवनप्राश जो आप लोग खाते हैं उसी की कीमत की बात कर लेते हैं, अगर 350 है, तो आप देखिएगा अगले साल उसकी रेट में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए, थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है। तो वैसी बात मशीन मशीन की बात कर रही है कि जो बनाई जाती है वो, ये नहीं कि उसके साथ ही उसी साल इस साल भी उसी रेट पे बेच दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट होता है समय, क्या, बल्कि यह एज्यूम करके बनाया जाता है कि इस प्लांट मशीनरी का प्रयोग बिजनेस द्वारा लंबे समय तक किया जाएगा, और ये सोच के बनाया जाता है कि मशीन बनाना है तो ये नहीं सोचता कि अरे फिर से ऐसा बनाया जाए कि एक साल बाद फिर तो खरीद लेगा। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी जो होते हैं वो आदमी खरीदता है तो वो सोचता है कि एकदम बेफिक्र हो जाए, कई लंबे टाइम तक चलेगा। जैसे मान लो मम्मी को अगर कभी शादियों में, अगर आपके वहाँ पता नहीं ये चीज हुआ है कि नहीं, जैसे काजू की ही बर्फी बनवानी होती है, तो हमें कहीं भी पटौना में या कोई दुकान पर्टिकुलर पे जाके वहाँ काजू की पिसाई करवाते हैं, काम करते हैं, तो वो मशीन हम भी तो खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं खरीदते हैं क्योंकि हमें डेली का यूज नहीं है। और उन्होंने जो लोग लगाए हैं, लोग डेली की यूज सोच के ही तो लगाए हैं, और वो अपना पैसे कमा रहे हैं। और हम क्या करें, उनके पास जाते हैं, अगर उनका हमारा डेली का होता है तो हम भी क्या करते हैं, एक मशीन खरीदे, और यही सोच के खरीदे कि लंबे टाइम तक चलेगा।
ये सोच के नहीं कि 10 दिन के बाद खराब हो जाएगा। ठीक है, बात करें क्या पीछे। अगला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। करें जिस हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट को बुक ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मानकर ही रिकॉर्ड किया जाता है, जो उसका एक्चुअल लागत है। जैसे कि यदि हमने फर्नीचर का 50,000 में खरीदा है, तो उसे भले से उसे डिस्काउंट कर दिए हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप दिखाएंगे कितना? 50,000 उसका अमाउंट दिखाएंगे। हाँ, उसमें से डिस्काउंट घटा दीजिएगा ठीक है, लेकिन उसका अमाउंट कितना दिखाया जाएगा? एक्चुअल जितना है 50,000 ही दिखाया जाएगा। वो ट्रांजेक्शन करेंगे ना तो समझ में आएगा। ठीक है, कितना कॉन्सेप्ट है भाई। चलिए अभी और है, देख लेते हैं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सुनिएगा। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो पक्ष होते हैं। सुनिएगा, किसी भी ट्रांजेक्शन में दो बातें होंगी, एक तो क्रेडिट और एक तो डेबिट। दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कह रहे इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी ट्रांजेक्शन में दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष डेबिट होता है और दूसरा पक्ष क्रेडिट। डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू और क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू हमेशा बराबर होगी। यानी डेबिट का अमाउंट, टोटल अमाउंट, डेबिट का टोटल अमाउंट और क्रेडिट का टोटल अमाउंट हमेशा क्या होगा? याद रखिए दिमाग, क्योंकि आगे आएगा जब हम कंपाउंड एंट्री पढ़ेंगे तब। ये सिंपल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहे जैसे व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश इट रिसीव गुड्स ऑफ सम वैल्यू एंड गिव कैश टू इक्वल वैल्यू। यानी जितने का हम सामान खरीदेंगे उतनी वैल्यू हम उसको पे करेंगे। भाई अगर हम कह रहे हैं 10 रुपए का माल कर रहे हैं, आपने कहा नहीं सर डिस्काउंट कर दीजिए, मैंने कहा 8 रुपए, तो हम बेच के दे रहे हैं 8 रुपए में। अरे अब बेच रहे हैं ना, तुमको 8 ही रुपए में दे रहे हैं ना, 8 रुपए में। तो इसके अमाउंट अगर 8 रुपए दिखाया तो अगर 10 दिखा तो 10, 8 दिखाए तो 8 ही देंगे। मतलब कि हमेशा वो अमाउंट क्या होगा? बराबर होगा जो दिखाए। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर डिस्काउंट देना, डिस्काउंट का कैलकुलेशन बना देंगे। ठीक है, अभी ट्रांजेक्शन करेंगे तो और समझ में आएगा। अगला कह रहा है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। कह रहे इस टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। टाइम, क्योंकि मैंने बात कहा था एक्शन में भी कि पीरियड से रिलेटेड है टाइम से। किससे रिलेटेड है? टाइम से। नहीं कहते लॉन्ग पीरियड है, वो बहुत लंबे समय की बात है, ऐसा तो याद रखिएगा। जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेस को एक निर्धारित समय के अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। क्या करना होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? ताकि हम पता लगा सके कि हमारे बिजनेस में क्या हुआ है। क्या हुआ है मतलब प्रॉफिट या। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट ईयर क्वार्टर या क्वार्टर भी रखना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो साल भर का करिए, नहीं, आप मंथली क्वार्टरली भी तैयार करिए ताकि आपको पता चलता रहे कि इस महीने में क्या हालचाल है हमारे बिजनेस। समझ में आ रही है बात? वही बात यहाँ का है। करें ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्ट बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे इनवॉइस वाउचर के आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए। मतलब कि अगर आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है, किसके बिहाफ पे करेंगे? गवाह के रूप में, एविडेंस के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? जो आपको इनवॉइसेस मिलेंगे, जो सामान खरीद रहे हैं उसकी जो पर्ची मिल रही है उसके हिसाब से ही ट्रांजेक्शन करेंगे। समझ में आ गई बात? वाउचर्स दिया हुआ है या इनवॉइसेस दिया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट ऐसे भी होने चाहिए जिन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में रखा जा सके। मतलब आपके कंपनी में अगर ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं आप, तो अगर कभी, ये सब गवर्नमेंट की चीजें है ना, तो अगर आप उसका ऑब्जेक्शन हो, कोई बात हो, तो आप एविडेंस के रूप में वो सारे दस्तावेज कोर्ट में क्या कर सके, मतलब कि समझ रहे हैं ना, उपस्थित क्या करते हैं, प्रेजेंट कर सके, वही अवेलेबल। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? नाम से पता चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त होता है, उस रेवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है। मतलब कितना खर्च किया, कितना कमाया, इन सबको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया। बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को प्राप्त कर सके, जैसे कि हो गया क्या? जैसे कि हम किसी बिजनेस में, फैक्ट्री में जो भी है, रेंट RS 10,000 रुपया है तथा स्टाफ की सैलरी अन्य खर्चे 90,000 किया गया है। उस समय मंथ में टोटल सेल कितना हुआ है? 2 लाख का हुआ है। तो मंथ में बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा? देखिए कितने का बेचे हैं? 2 लाख का। रेंट कितने के दे दिए हैं? 10,000 का। और खर्च कितने हुए हैं? तो प्रॉफिट कितना होगा? ठीक है, 2 लाख में से घटा दीजिए।
प्रॉफिट होना होगी। मैंने कहा था ना कि आपको कितना मिलता है पैसा वो मैटर नहीं करता है, उसमें से आप खर्चे तेल पानी जितना भी किराया भाड़ा देते हैं सब घटा दीजिए, तब जो पैसा बच जाता है प्लस में अगर बचता है तो फिर प्रॉफिट हो गया, और फिर माइनस किया तो कहानी खत्म है। ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है।